मैं डरी सहमी सी बेड के कोने में बैठी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। और तभी कमरे के दरवाजे पर आहट हुई थी। कमरे के दरवाजे पर जरा सी आहट से ही मेरा दिल कम होकर रह गया था। मैंने डर के मारे अपनी मुठ्ठियां भींच ली थी कि अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। कमरे का दरवाजा खुला और वो इंसान लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आया था। बड़ी जोर से उसने दरवाजा बंद किया था। जैसे जैसे उसके डगमगाते कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मुझे लग रहा था कि बस मेरी जान निकल जाएगी। वह नशे से चूर आंखों के साथ गिरने के अंदाज से बेड पर बैठा था। मैं सहम कर बिल्कुल बेड के कोने से जा लगी थी। वह कहने लगा, इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं। तुम्हें बहुत रीति रिवाज कानून याद आते थे। मुझे देखकर देख लो, अब हर तरीके से मैं तुम्हारा पति हूँ, कानूनी भी और रीति रिवाज के अनुसार भी। यह मत समझना कि मैं नशे में हूँ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा शादी के फेरे क्या होते हैं और शादी के मंत्र क्या होते हैं, कानूनी पति क्या होता है। यह सब मैं आज की रात तुम्हें बताऊंगा। यह सुनकर मैं रोने लगी थी। उस समय मैं बिल्कुल बेबस थी। अभी मैं अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही थी। मेरी उम्र अभी सिर्फ 18 साल थी और मैं 12वीं क्लास के स्टूडेंट थी। स्कूल से घर जा रही थी कि अचानक से मेरे सामने गाड़ी खड़ी हुई। गाड़ी की पिछली तरफ का दरवाजा खोलते ही किसी ने मुझे कलाई से पकड़कर अंदर की तरफ बड़ी जोर से खींचा था। मैं डगमगा कर गाड़ी में गिरी थी और किसी ने मुझे खींचकर गाड़ी के अंदर किया और दरवाजा एकदम से बंद हो गया। मेरी नाक पर एक रुमाल रख दिया गया और मैं होश की दुनिया से गाफिल हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक बंद कमरे में थी। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। रोने लगी और दरवाजा पीटने लगी कि दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन मेरी पुकार सुनने वाला जैसे कोई था ही नहीं। रोते रोते मैं बेहाल हो चुकी थी। मेरा गला सूख चुका था और अब दर्द भी करने लगा था। पूरा कमरा बंद था, ना वहाँ खिड़की थी ना कोई रोशनदान कि मैं अंदाजा लगा सकती कि मैं कहाँ हूँ। बाहर दिन है या रात हो चुकी है, मैं हर चीज से बेखबर थी। 4 घंटे बाद जब दरवाजा खुला तो मेरे सामने जो आदमी खड़ा था उसे देखकर मैं सांस तक लेना भूल गई थी। उसके साथ 2 मर्द और भी थे। उन्हें देखकर मेरा दिल यूं हो गया था कि धड़कना भूल गया हो। मुझे लगा कि वह इंसान मुझे शायद अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया है, मेरी इज्जत को दागदार करने, लेकिन वह तो मुझे जिंदगी भर का दर्द देना चाहता था। वह कहने लगा, 10 मिनट बाद पंडित जी आएंगे, मैंने शादी के सारे इंतजाम कर लिए हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर इज्जत के साथ भेज दूं, तो फिर पहले इन शादी के कागजात पर साइन कर दो, बगैर किसी इनकार के। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। यह कहने के बाद वह एक वकील को मेरे पास लेकर आ गया और कुछ पेपर मेरी तरफ बढ़ा दिया। वह वकील भी शायद उसका खरीदा हुआ था। वकील ने मेरी तरफ पेपर किया और मुझसे साइन ले लिए। मैं भी मजबूर थी। अगर मैं साइन ना भी करती तब भी वह अपनी मनमानी जरूर करता, इतना तो मैं उसे अच्छे से जानती थी। वह उन दोनों मर्दों को बाहर ले गया। मैं रोने लगी। मुझे हर हाल में अपने घर वापस जाना था। मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे शादी करेगा और मुझे वापस घर भेज देगा और फिर दुनिया के सामने मुझे अपनाने की बात करेगा। अगर मैं उसकी किसी बात से इनकार करती तो वह भी अंजाम मेरे लिए कुछ अच्छा ना था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी किसी बात से इनकार नहीं करूंगी। वह मुझसे शादी करना चाहता है, कानूनी तरीके से भी और हमारे अपने रीति रिवाज के अनुसार भी। तो मैंने चुपचाप पेपरों पर साइन कर दिए थे और मैंने सोच लिया था कि मैं उसके साथ शादी के साथ फेरे भी ले लूंगी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर उस दरिंदे इंसान से बचना है तो वह जैसा भी कहता है वैसा मैं करती जाऊं, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब शादी करने के बाद वह मुझे मेरे घर भेज देगा तो मैं अदालत के जरिए उसे तलाक ले लूंगी, लेकिन इस जैसे शैतान इंसान के साथ कभी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। लेकिन यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। वह शादी करने के बाद भी और भी गलत इरादे रखता था और मैं उसके गंदे इरादों से बेखबर थी। मैं अपनी खुशफहमी के चलते दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि शादी होते ही मैं घर चली जाऊंगी। इसलिए मैं उसकी सारी बातें मान रही थी, क्योंकि मेरे पास यही एक चांस था अपनी इज्जत बचाने का। जैसे ही पंडित जी आए और वह मुझे बुलाने आया तो मैं बिना किसी इनकार के उसके साथ चल दी। मैंने कोई भी नानुकुर नहीं की थी, खामोशी के साथ उसके साथ शादी कर ली। थोड़ी ही देर बाद सब लोग चले गए थे, लेकिन वह मुझे कमरे में लाकर बिठा दिया था। मुझे लगा अभी थोड़ी देर बाद वह आएगा तो मैं उसे कहूँगी कि मुझे घर छोड़ दें, दुनिया के सामने मुझे इज्जत से अपनाने आना। मैंने कुछ नहीं कहूँगी और चुपचाप तुम्हारे साथ चली आऊँगी। लेकिन वह इंसान तो जैसे शादी करने के बाद भूल ही गया था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा दिल रुकता जा रहा था
मैं उठकर खड़ी हुई, कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी कि जो तुम चाहते थे मैंने कर तो दिया है। भगवान के लिए दरवाजा खोलो, मुझे मेरे घर भेज दो। तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन विदाई इज्जत और दुनिया वालों के सामने होगी तो मेरी इज्जत रह जाएगी। मेरी सर बदनामी का दाग मत लगाओ। लेकिन बाहर बिल्कुल खामोशी थी। काफी देर में दरवाजा पीटती रही, रोती रही, विनती करती रही, लेकिन बाहर खामोशी का छाया था। कोई भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर मैं दोबारा वही बेड पर बैठ गई। सुबह की भूखी प्यासी थी। अब मुझे लग रहा था जैसे मेरा शरीर बेजान सा होने लगा था। पानी का एक छूट तक मैं नहीं पिया था। जितना समय गुजर चुका था, मैं यह तो जानती थी कि रात गहरी हो चुकी है। मैं डरी सहमी से आने वाले समय का इंतजार कर रही थी और तभी दरवाजे पर आहट सुनी थी। जब वह इंसान कमरे में आया था तो मैं डर से सिमट गई थी। वह मुझे मेरी वह बात याद दिलाने लगा जिसके बदले के तौर पर उसने मुझसे शादी की थी। मेरा नाम विशाखा है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरा बाप गलत लत का शिकार था। वह नशा करके आता और मेरी माँ को मारता पीटता। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, बहुत खूबसूरत भी थी। मेरी माँ मुझे मेरे बाप के पास भी नहीं जाने देती थी। जब वह नशा करके घर आते, मेरी माँ कहती है कि तेरा बाप एक अच्छा इंसान नहीं है, उसे दूर रहा कर, क्योंकि इस नशेड़ी का कोई भरोसा नहीं होता। इन्हें तो रिश्तों का भी लिहाज नहीं रहता। मैं भी अपनी माँ की बात मानती थी और अपने बाप के सामने बहुत कम जाती थी। हाँ, मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं भी अपनी माँ पर अपनी जान छिड़कती थी। हम दोनों माँ बेटी जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। घर के खर्चे से जोड़ तोड़ करके मेरी माँ ने मेरा एडमिशन कर दिया था, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। हालांकि मेरे बाप ने मना किया था कि क्या ज़रूरत है पढ़ने की, लेकिन मेरी जीत को देखते हुए मेरी माँ नहीं मानी थी और मुझे एक छोटे से स्कूल में एडमिशन करा दिया था। एक बार मेरे बाप की नशा करने से तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और वहीं सड़क पर बेहोश हो गए तो यही लड़का विपुल 2 लड़कों के साथ मेरे बाप को घर तक लेकर आया था। और वह एक मनहूस पल था कि दरवाज़ा मैंने ही खोला था। ये तीनों भी नशे में थे, लेकिन मेरे पापा नशे से बेहोश हो चुके थे। यूं अजनबियों के साथ मैंने जब अपने पापा को उनके कंधे पर हाथ डाले चेहरा गर्दन गिरे हुए देखा तो मैं परेशान होकर पापा पापा चिल्लाने लगी। मेरी माँ मेरी चीख सुनकर बाहर आ गई थी। अजनबी और नशे में धुत लोगों को देखकर मेरी माँ मुझे घूर कर देखने लगी और मुझे डांटते हुए कहा, तुम अंदर जाओ, तुम्हारे बाप का तो यही हाल होना था। इतना परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जितना वहाँ नशा करता है, एक दिन देखना किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा। मैं कमरे में चली गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह पल मेरे लिए किस मुसीबत का कारण बनने वाला था। आज मैं आंसू बहाते हुए उस पल को कोस रही थी जब मैंने दरवाज़ा खोला था। उस लड़के ने तो मेरी ज़िंदगी नर्क बना कर रख दी थी। मैं जब भी स्कूल जाती तो मुझे लगता है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। 2-4 दिन तो मुझे यही महसूस होता रहा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन एक बार मैंने पलट कर देख ही लिया। वही लड़का जो उस दिन मेरे पापा को लेकर आया था, कुछ कदमों की दूरी पर मेरे पीछे आ रहा था। 23-24 साल का नौजवान लड़का सिगरेट मुंह में दबे हुए था। गहरी सांवरी रंग थी और आवारा टाइप का था। मैंने बहुत ही नापसंदीदा नजरों से उसे देखा और उसे गुस्से से घूरा भी, ताकि वह समझ जाए कि मुझे उसका पीछा करना पसंद नहीं। लेकिन वह अपने पीले से दांत निकाल कर हंसने लगा। काफी दिन तक तो मैं उसे नजरअंदाज करती रही, लेकिन एक बार उसने मेरे साथ वह किया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं स्कूल से बाहर आई तो वह सामने खड़ा था। मैंने उसे नजरअंदाज किया और घर की तरफ बढ़ गई। मेरा स्कूल घर से बहुत दूर नहीं था, लेकिन 15 मिनट की दूरी पर था। वह लड़का जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, यह कौन सा तरीका है? बीच सड़क पर तुम मेरा रास्ता रोक कर कह रहे हो कि मुझे तुमसे बात करनी है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने अपने शब्दों को काफ़ी तेज़ और सख्त कर रखा था। वह कहने लगा, तुम्हारा बाप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजूंगा। तुम मुझे अच्छी लगती हो। यह सुनना था कि मैं गुस्से के मारे लाल हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो और आगे से मेरा पीछा भी मत करना। यह कहकर मैं आगे बढ़ गई। मैं समझी कि बात यहीं ख़त्म हो गई होगी, लेकिन वह लड़का 2 दिन बाद ही खुद अपनी माँ के साथ हमारे घर पर आ गया। मेरे पापा उस समय घर पर ही थे। मेरे पापा उसे जानते भी थे, इसलिए उसे घर आने से रुका नहीं। वह अंदर आ गया और बहुत ही धड़ल्ले से अंदर पड़ी कुर्सी पर बैठ भी गया। उसकी माँ भी बड़ी अजीब सी थी, मुंह में पान डाले हमारा पूरा घर देख रही थी।
उसे जरा भी इस बात का एहसास न था कि उसने अपने बेटे को कितनी घटिया परवरिश दी है और वह अपने इस घटिया से बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई थी। उसे चाहिए था कि वह अपने बेटे को समझाती, क्योंकि उसका बेटा नशेड़ा था और नशेड़ी आदमी औरत को तकलीफ और तंगी देने के बजाय दे ही क्या सकता है। नशेड़ी आदमी को तो नशा ना मिले तो वह अपनी पत्नी को भी बेच डालेगा। उस औरत ने मेरे बाप से इधर उधर की बातों के बीच मेरा रिश्ता मांग लिया। मुझे लगा था कि मेरा बाप उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देगा, लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब पापा ने कहा कि तुम कमाते तो कुछ नहीं हो, मैं कैसे तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दे दूं। तो उसने जेब से 2 लाख निकाल के पापा के सामने रख दिए। उसकी माँ कहने लगी कि हमारी दुकान भी है और घर भी है जिसका हमें अच्छा अच्छा किराया आ जाता है, आपकी बेटी हमारे घर सुखी रहेगी। यह कहकर उसने अपने मुंह में दबाए पान को जाहिलाना तरीके से जमीन पर पिक मारी थी। मेरी माँ ने कहा, अपने 2 लाख उठाएं और यहाँ से चलते बनो। नजर मुझे यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन मेरे पापा ने वह 2 लाख फौरन उनके हाथ से ले लिए। कहने लगे, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। यह सुनना था कि मैं गुस्से से कांपने लगी थी। मेरी माँ भी कहने लगी, क्या हो गया है आपको? मैं कभी भी अपनी बेटी किसी भी नशेड़ी के हवाले नहीं कर सकती। पापा कहने लगे, तेरी बेटी कहाँ से आई? वह मेरी बेटी है और मैं पूरे होशो हवास में उसकी शादी इस लड़के से करूँगा। यह सुनने की देर थी कि मैं फौरन कमरे से बाहर निकल आई और मैं गुस्से से चीखते हुए पापा से कहा, पापा मुझे यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। मेरे मुंह से इनकार सुना था। उस लड़के की माँ अपने बेटे को घूरने लगी। कहने लगी, कमबख्त, तू तो कहता था लड़की से तेरी मोहब्बत का चक्कर चल रहा है और यह तो इनकार कर रही है। यह सुनना था कि मैं और भी गुस्से से लाल पीली हुई थी। मैंने कहा, मैं इस जाहिल गवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बेहतर है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं। लेकिन वह लड़का गुस्से से खड़ा हुआ अपनी माँ को कहने लगा, माँ अपने हाथ में पहनी अंगूठी तो मुझे दे। मैं इसे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए इनकार करने की? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है? मैं उसके इनकार को नहीं मानता। यह सुनना था कि मेरी माँ भी गुस्से से कहने लगी, तुम जबरदस्ती क्यों यह सब कर रहे हो जब हमारा दिल नहीं मान रहा। लेकिन मेरे पापा मेरी माँ से लड़ने लगे। कहने लगे, विशाखा मेरी बेटी है, मैं चाहे इसे कुएं में फेंक दूं, तुम कौन होती हो मना करने वाली? फिर वह उस लड़के से कहने लगे कि पहनाओ मेरी बेटी को अंगूठी, मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन रोकता है। पापा ने मेरी माँ का हाथ जोर से पकड़ा और उन्हें कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैंने कहा, पापा मुझे नहीं करनी इस लड़के से शादी। आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? लेकिन मेरे बाप ने मेरी एक न सुनी। उस औरत ने अपने हाथ से एक पुरानी सी सोने की अंगूठी निकालकर अपने बेटे के हाथ में रख दी। वह बहुत ही ढीठ अंदाज में मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा था। मैं कुछ कदम पीछे हटी थी। मैंने कहा, देखो मेरे पास मत आना, खबरदार जो तुमने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश भी की तो। लेकिन उसने बड़ी बेदर्दी से मेरा हाथ पकड़कर खींचा था और अंगूठी जबरदस्ती मेरी उंगली में पहना दिया। कहने लगा, आज के बाद तुम मेरी अमानत हो, अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे, समझी? इतना कहकर उसकी माँ ने अपने पास मौजूद पर्स से 5,000 निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगी कि बस हम बात पक्की कर चुके हैं, अगले हफ्ते आएंगे और हम अपनी बहू को अपने घर ले जाएंगे। मेरे पापा तो उन 2 लाख को बार बार गिन रहे थे और खुश हो रहे थे। मैं जानती थी मेरा बाप बड़ा ही लालची है और पैसों की खातिर कुछ भी कर सकता है। मेरी माँ दरवाज़ा खटखटा रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मेरी माँ तो सर पीट कर रह गई थी। वह मेरे बाप को धक्का देकर बोली, तुम कैसे बाप हो? लोग अपनी बेटियों के लिए अच्छे नसीबों की प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं, और तुमने अपनी इकलौती बेटी की मंगनी एक नशेड़ी से कर दी। मगर मेरा बाप ने उन लोगों के सामने ही मेरी माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, यह मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी करूँ, तुम होती कौन हो मुझे सलाह मशवरा देने वाली? अब अगर तूने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मैं तुझे अभी के अभी धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। इतना सुनना था कि मेरी माँ खामोश हो चुकी थी। वह लड़का बड़ी बेशर्म नज़रों से मुझे देखने के बाद अपनी माँ के साथ वहाँ से चला गया, जबकि मैं अपने हाथ में मौजूद वह अंगूठी देखती रह गई। कितनी देर तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो गुस्सा अंगूठी पर निकाल दिया। अंगूठी को अपनी उंगली से निकालकर मैं बाहर फेंक दिया। मेरे लिए वह अंगूठी नहीं बल्कि जंजीर थी। नफरत सी महसूस होने लगी थी मुझे। मैंने अंगूठी उतार कर वहीं फेंक दी और कहने लगी, मैं उस नशेड़ी के साथ शादी नहीं करने वाली। जब मेरे बाप ने यह देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं जैसे ही कमरे से निकल रही थी, उसने मुझे मेरी चोटी से पकड़ लिया और दीवार से पटक कर कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरी बात पर
पर इनकार करे। वह अंगूठी उठा और वापस अपने हाथ में पहन, वरना तेरा वह हाल करूंगा कि तू देखती रह जाएगी। बाप की मार खाकर मजबूरन मुझे वह अंगूठी दोबारा पहननी पड़ी। सारी रात मेरी रोते हुए गुजरी थी। मैं उस इंसान का सोच रही थी और मुझे घिन आ रही थी। भला मैं उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी। मंगनी के बाद आए रोज वह मुंह उठाकर घर में घुसा चला आता। कभी जबरदस्ती मुझे मोटरसाइकिल पर बैठने को कहता और कभी स्कूल से लेने चले आता। मेरी सहेलियां मुझे देखकर मजाक बनाया करती थी तो मैं शर्मिंदा सी रह जाती थी। माँ से शिकायत करती तो वह भी क्या कर सकती थी, वह भी मजबूर थी। जैसे ही मैं स्कूल से आती तो वह घर चला आता और मेरा बाप भी उसे बिल्कुल मना नहीं करता था। कहता कि तुम मेरे इकलौते दामाद हो, उसकी खूब सेवा करता। मेरा बाप और वह मिलकर कई कई घंटे तक ताश खेलते रहते और फिर शराब का दौर चला करता। जब भी घर में आता तो अजीब सी फरमाइश कर दिया करता। कहने लगता मेरे लिए चाय बना कर लाओ, तो कभी कहता मेरे लिए अपने हाथों से हलवा बना कर लाओ। वह मेरे सामने बैठकर मेरी तारीफें करता और मेरा बाप सुनकर खुश होता रहता। मुझे तो अपने बाप से भी नफरत महसूस होने लगी थी, जिसके अंदर गैरत नाम की चीज़ मौजूद ही ना थी। वह बहाने बहाने से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता तो कभी मेरे गले में पड़ा दुपट्टा खींचकर उतार देता। मैं अगर उसको मना करती तो वह कहता तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैं गुस्से से कहती कि यह गलत है, अभी मैं तुम्हारी पत्नी बनी नहीं हूँ। शादी से पहले मेरे साथ इस तरीके की हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम मेरे लिए गैर हो और अपनी हद में रहा करो। लेकिन उस ढीठ इंसान पर कोई भी असर नहीं होता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। घर पर कोई नहीं था और वह घर धमका और मेरे अकेलेपन का फायदा उठाते हुए मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने करीब खींच लिया और मुझे चूमने की कोशिश करने लगा। मैं उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी रोज की बात की तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उसे अपने आप से दूर किया और गुस्से से कहा मैं अभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनी हूँ, इसलिए शादी से पहले मुझे टच भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी माँ आ गई और वो चला गया। एक दिन एक ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या फिर रोऊं। उस दिन मेरे पापा घर नहीं आए थे। सारी रात बीत चुकी थी। मेरी माँ भी परेशान होने लगी थी कि पड़ा होगा किसी गली नुक्कड़ पर शराब पीकर। जैसे ही सुबह हुई तो मेरा जबरदस्ती का मंगीतर विपुल मेरे पापा को घर लेकर आया था। मेरे पापा की मौत हो चुकी थी। शराब पीने की वजह से वह ऐसा बेहोश हुआ कि दोबारा उठ ही ना सका। मगर यह सुनकर मुझे ज़रा भी दुख महसूस नहीं हुआ था, ना ही मेरी आंखों में आंसू आए। मैं उल्टा खाली खाली आंखों से अपने बाप को देख रही थी। गांव वाले मेरे बाप के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि पूरा गांव जानता था कि मेरे बाप की करतूतें कितनी गलत है। थोड़े बहुत लोग आए थे, वह भी सिर्फ मेरी और मेरी माँ की हमदर्दी की खातिर आए थे। खैर, पापा के मरने के बाद तो विपुल से सारे रिश्ते नाते टूट चुके थे। यह रिश्ता पापा ने तय किया था और अब मैं उसके इस रिश्ते से आज़ाद थी। अगले ही दिन जब वह दोबारा मुझसे मिलने घर आया, मैंने वह अंगूठी उतार कर उसके मुंह पर मारी। रिश्ता तोड़ने पर वो गुस्से में आ गया और जबरदस्ती करने लगा, तो मैंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ भी मार दिया और धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके साथ साथ तुम्हारे साथ भी मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। थप्पड़ खाकर वह जैसे पत्थर का हो चुका था, मगर मैं पूरे गांव के सामने उसकी इतनी बेइज्जती की, मुझे लगा कि वह दोबारा यहाँ कदम भी नहीं रखेगा। कुछ दिन बिल्कुल खामोशी रही थी। वह लड़का दोबारा यहाँ नहीं आया था। मैं समझी थी कि शायद इतना अपमानित होने के बाद वह डर चुका होगा और जब दोबारा यहाँ नहीं आएगा। मगर अगले ही दिन वह मुझे स्कूल से उठाकर अपने घर ला चुका था। मैं कमरे में बैठी थी, क्योंकि शादी कर लेने के बावजूद उसने अभी तक वापस मुझे घर नहीं भेजा था। तभी दरवाज़ा खुला। अब नशे में चूर सामने बैठकर आकर मेरा बैठ गया। कहने लगा, डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। वकील गवाह के सामने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है। अग्नि के भी 7 फेरे लिए हैं। उसकी बात सुनकर मैं कांप चुकी थी। मैं कहने लगी, मुझे वापस घर छोड़ आओ, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, मगर इज्जत से विदा होकर इस घर में वापस आऊंगी। मेरी बात सुनकर उसने एक जोरदार का थप्पड़ लगाया था। फिर वह मेरे बहुत ही करीब आ गया और मेरी तरफ देखकर बोला, जब तक मैं अपना हक वसूल नहीं कर लेता तो मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है अब तुम जब मेरी पत्नी हो तो तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मैं तो तुम्हारे लिए कब से तड़प रहा था, और आज जब यह हक मुझे मिला है और तुम मेरे इतने करीब हो, मेरी पत्नी हो, तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। यह कहकर वह मेरे इतने करीब आ गया कि उसके मुंह की गंदी बदबू मेरी नाक में घुस गई।
मुझे उल्टी सी आने लगी। मैंने अपना सांस रोक लिया और फिर उसके बाद उसने मेरे साथ जो किया मैं सोच भी नहीं सकती थी। सारी रात वो मुझे दरिंदगी का निशाना बनाता रहा, मुझे दर्द से तड़पाता रहा और मैं चाहकर भी कुछ न कर सकी। सुबह हुई तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। मैं उठकर बैठी, मेरी तो जैसे जान निकल रही थी। सब खत्म हो गया था। मेरे बाल बिखरे थे, शरीर से जगह जगह खून रिस रहा था। विपुल कहने लगा, चली जाओ वापस अपने घर, मगर खबरदार जो मेरा नाम लेकर कुछ भी बताने की कोशिश की तो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। इतना कहकर उसने मुझे घर से कुछ दूरी पर उतार दिया। मैं लुटी पुटी हालात में घर में दाखिल हुई थी। मेरी माँ अलग परेशान थी। मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे घर में बैठी हुई थी। मुझे और मेरी हालात को देखकर वह तरह तरह की बातें करने लगी, जबकि मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो फौरन मुझे कमरे में ले गई और उन औरतों को वहाँ से भेजने लगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी हकीकत बता दिया। मेरी माँ तो अपना दिल थाम कर रह गई थी, मगर अब इसका कोई हल नहीं था, क्योंकि वह मेरा पति बन चुका था और मेरे साथ रिश्ता भी बन चुका था। मेरी माँ कहने लगी कि अब भलाई इसी में है कि तुम्हें उसी के साथ विदा कर दिया जाए। वैसे भी वह तुमसे मोहब्बत के दावे करता है, क्या पता तुम उसके साथ रहने लगो तो वह सुधर जाए। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं उसकी पत्नी थी और उसके कल जो कुछ मेरे साथ किया था सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकती थी। ना चाहते हुए भी मेरी माँ मुझे सुनहरे सपने दिखाने लगी। मोहल्ले वालों ने हमारे घर आना शुरू कर दिया था। पूरे मोहल्लों में यह खबर फैल गई थी। बहाने बहाने से औरतें हमारे घर आती। मैंने भी किसी से कुछ नहीं छुपाया था। पूरे गांव में यह खबर फैल गई थी। सब विपुल पर थू थू कर रहे थे, लेकिन उसके डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोलता था। पूरा गांव जानता था कि विपुल कितना गिरा और घटिया इंसान है। सब मुझे दया भरी नजरों से देख रहे थे और मुझे समझा भी रहे थे कि अब जब तुम्हारा बाप का साया भी नहीं है, और साया था तब भी वह तुम्हारे लिए बाप कम और कसाई ज्यादा था। तुम अकेली तन्हा माँ बेटी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए ऐसा करो, चुपचाप उसी के घर में उसकी पत्नी बनकर रहो। अगर भगवान ने चाहा तो विपुल सुधर सकता है, लेकिन मुझे पता था कि वह सुधरने वाला इंसान नहीं है। मेरी माँ भी मुझे समझाती कि अब हमारे सर पर किसी का भी हाथ नहीं है, हमें किसी का सहारा नहीं है। तुम्हारा बाप तो मर चुका है, जबकि विपुल अच्छा खाता कमाता है, तुम्हें खुश रखेगा। इतना कहने के बाद मेरी माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ ही दिन बाद विपुल वापस आया और कहने लगा, आज से मैं यहीं रहूंगा। मेरी माँ भी कहने लगी, ठीक है, इस बहाने घर में एक मर्द भी मौजूद रहेगा। उसका रवैया शादी के बाद भी बदल न सका। वह मेरे साथ यूं ही बदसलूकी किया करता था। मैं उसकी पत्नी थी, मगर उसके बावजूद वह मुझे इतनी तकलीफ देता था कि मैं दर्द और तकलीफ को सहते सहते पीली पड़ गई थी। जैसे जैसे रात के अंधेरे बढ़ने लगते थे, मेरा दिल अंदर से सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता था। शादी के जो नए नए दिन होते हैं उसमें लड़की गुलाब की तरह महकने लगती है, क्योंकि पति उसका उसे फूलों की तरह रखता है। लेकिन मेरी किस्मत में शादी के नए दिनों की यह बहारें नहीं थी। वह मेरे ऊपर हर रात को जुल्म करता था, मुझे इतनी तकलीफ और दर्द देता था कि मैं तड़प उठती थी। मैं अपनी माँ को बताती तो मुझे सब्र करने को कहती। मेरी हालात बहुत ख़राब हो चुकी थी। विपुल बेरोजगार था, उसके पास कोई नौकरी न थी। हाँ, उसका खुद का मकान और कुछ दुकान थी जिनका किराया आ जाता था। वह पूरा दिन कोई काम नहीं करता, सारा सारा दिन घर पर पड़ा रहता था। और मुझे एक दिन यह खबर भी मिल गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा कि शायद अपनी औलाद का सुनकर विपुल का गलत व्यवहार बदल जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आने वाले बच्चों की खबर सुनकर भी विपुल के व्यवहार में कुछ कमी नहीं आई थी। वह रातों को मुझे वैसे ही तकलीफ देता था। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि तुम अपने पति से दूर रहो, वरना तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मैंने जब यह बात विपुल को बताई तो वह गुस्सा हो गया। कहने लगा, यह बताने वाली डॉक्टर कौन होती है? अगर मैं अपनी शारीरिक ज़रूरतें तुमसे पूरी नहीं करूँगा तो फिर किससे करूँगा? और क्या जो औरतें उम्मीद से होती हैं वह अपने पति की ज़रूरतें पूरी नहीं करती? मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बहुत कमज़ोर है और तुम मुझे जिस तरह दर्द देते हो, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मेरा इतना सुनना था कि उसने एक गंदा सा कहा और कहने लगा,
ठीक है, मैं एक मर्द हूँ और मेरी भी कुछ शारीरिक ज़रूरतें हैं जिन्हें मैं पूरा ज़रूर करूँगा। अगर तुमसे नहीं तो फिर तुम्हारी माँ मेरी ज़रूरत को पूरा करेगी। मेरा यह सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मैं उसे कहने लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह तुम्हारी माँ की जगह है, तुम्हारी सास है। मगर अगले पल उसने जो किया उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। वह उठा और मेरी माँ के पास चला गया और मेरी माँ को जबरदस्ती घसीट कर अपने कमरे में लेकर जाने लगा और बोला कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वह मेरी माँ को कमरे में लेकर जा रहा था। मैं यह मंजर देख न सकी, उसको खबरदार करने लगी। तभी मेरी नज़र आंगन में पड़ी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ गई। मैंने उस कुल्हाड़ी को उठाया और उसे कहने लगी कि छोड़ दो मेरी माँ को। अगर तुमने मेरी माँ के साथ गलत किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर वह हंसने लगा, कहने लगा, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। मैं नहीं जानती कि उस समय मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी, मगर मैंने विपुल के सर में कुल्हाड़ी मार दी। खून के फव्वारे छूट पड़े थे। कुछ देर बाद वह तड़प तड़प कर जमीन पर ढेर हो चुका था। शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले भी आ चुके थे, मगर जब उन्होंने विपुल को देखा तो कहने लगे, इसका यही अंजाम होना चाहिए था, यह इसी काबिल था। उसके बाद पूरे मोहल्ले ने मिलकर खुफिया तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। किसी को कानो कान खबर भी न होने दिया। मैं और मेरी माँ गांव छोड़कर शहर चले आए। यहाँ आकर मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करने लगी थी और मेरी माँ कपड़े सिलाई करके गुजारा करने लगी थी। कुछ महीने के बाद मैंने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था। बेटी के मर जाने का मुझे दुख था, मगर यह सोचकर तसल्ली हो गई थी कि शायद इसी में इसकी भलाई थी। शहर आए हुए हमें 2 साल हो चुके थे। मैं एक छोटी मोटी सी नौकरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पाल रही थी कि तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया। यह रिश्ता मेरी माँ की एक जानने वाले ने कराया था। लड़के की पहली पत्नी मर चुकी थी। बच्चे को जन्म देते ही उसकी पत्नी मर गई थी। छोटी सी नवजात बच्ची थी जिसे पालने के लिए माँ की ज़रूरत थी और इसलिए वह शादी करना चाहता था। मेरी माँ ने यह रिश्ता मेरे सामने रखा और कहा, लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, तुम्हें खुश रखेगा। मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। जिंदगी में कोई खुशियाँ और उमंग तो बची नहीं थी। हाँ, जब उस मासूम बच्ची का सोचा तो मेरे दिल में उसके लिए ममता उमड़ आई थी। मैंने सोचा वह छोटी सी नवजात बच्ची है, उसे माँ की सख्त ज़रूरत है। मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। पता नहीं कोई दूसरी सौतेली माँ आएगी, वह कैसी होगी, और मैं उस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखूंगी। यह सोचकर मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी है और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मेरा पति बहुत ही अच्छा है। मैं उसके बच्चे का एक सगी माँ की तरह ध्यान रखती हूँ। यह देखकर मेरे पति के दिल में मेरे लिए और भी इज्जत बढ़ गई है। मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, लेकिन अब भी जब गुजरा हुआ समय याद आता है तो मेरी आत्मा कांप जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।